हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है रेड सी की। तो रेड सी का कलेश अभी भी चल रहा है भाई, और शिपमेंट्स का डिले आ सकता है। आप मैप में देख सकते हैं रेड सी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर है। अगर इंडिया को कोई माल भेजना है यूरोप को तो यहीं से होके जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या आई है, अभी इराक के ऊपर अटैक हुआ है, जिसके चक्कर में शायद हो सकता है मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन बढ़ जाए, हो सकता है यूएस के साथ में भी टेंशन बढ़ जाए। तो रेड सी वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में सप्लाई चेन के ऊपर इशू दिखाई देगा। अभी नहीं दिखाई देगा, बाद में दिखाई देगा। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कोविड की बात करके चले ना, कोविड के टाइम पे नहीं समझ में आया था, पर कोविड को जब कुछ टाइम हो गया था उसके बाद में हमको सप्लाई चेन के इशू दिखाई दिए थे। सिमिलरली यहाँ पे भी दिखाई देगा। सप्लाई चेन का मतलब माल ही अवेलेबल नहीं होगा देश के अंदर, या फिर माल सरप्लस में हो जाएगा। जैसे अगर आपको चावल भेज रहे हैं तो आप चावल भेज ही नहीं पाओगे इस रूट से, और दूसरे रूट से अगर आप भेजोगे तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी तो जो खरीद रहा है उसके पास में बाकी ऑल्टरनेटिव्स भी है लेने के। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग इसको समझ नहीं रहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। अगली बड़ी प्रॉब्लम है यूएस का डेट। तो वो $34 ट्रिलियन से ऊपर निकल गया है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है। एक बंदे के ऊपर एवरेज $1 लाख का डेट है। ये मान के चलो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया ये। अब पिछले कुछ टाइम से हम यही देख रहे हैं कि भाई जो इनकी डेट की लिमिट है वो बढ़ती जा रही है, डेट बढ़ता जाता है। समझ में नहीं आ रहा कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि देखो एक साइड पे जो इनका फेडरल है उसका डेफिसिट चल रहा है, मतलब वो दबा के खर्चा कर रहा है। जो टैक्स से रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट खर्चे भी कर रही है। जो वॉर हो रही है उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग जगहों पे कुछ कुछ चीजें कर रही है। तो देखते हैं यूएस का क्या होता है, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी कहीं ना ग्लोबल इकोनॉमी को भी चलाती है। कहीं वहां पे प्रॉब्लम आएगी तो कहीं ना कहीं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर टेंशन आती हुई दिखाई देगी। यूएस के अंदर अगर हम बैंक्रप्सीज की बात करके चले तो वो 18% बढ़ती हुई दिखाई दी है 2023 के अंदर। अभी क्या है, इलेक्शन आने वाले, इस चक्कर में चीजें थोड़ी हल्की दिखाई दे रही है। इलेक्शन खत्म होने दो, उसके बाद देखना कितना बुरा इकट्ठा आपको नेगेटिव 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 सुनाई देगा। अब पॉजिटिव की बात करके चले तो सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है। हमने इसको न्यूज में अलग से कवर किया था। मैं एक नई टाइप की न्यूज का प्लान कर रहा हूँ जहां पर हम मल्टीपल न्यूज दिन के अंदर डाल सके और थोड़ी सी लॉन्गर फॉर्म में डाल सके। अभी के टाइम पे क्या होता है, हम न्यूज एक ही डालते हैं जिसके अंदर बहुत सारी न्यूज कवर कर देते हैं, पर पिछले कुछ टाइम से मैं ऐसा देख रहा था कि न्यूज ही नहीं आ रही है, क्योंकि न्यू ईयर चल रहा था और बहुत सारी चीजें हो रही थी, तो खबरें आई ही नहीं रही है। तो मैं पर्सनली नहीं चाहता कि जबरदस्ती बनाने के लिए न्यूज बनाऊं। मैं चाहता हूं न्यूज बनाऊं तो लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन हो। तो मैंने कहा क्यों ना, अगर न्यूज कम हो तो हम एक ही दो न्यूज को ही कवर करें और इंडिविजुअली एक ही न्यूज निकाल दे 4 से 5 मिनट की। तो हमने 2 वीडियोस डाल दी है। आप मुझे बताना किस तरीके से आपको वो लगी। अगर आप लोगों को पॉजिटिव रिव्यू आएगा तो मैं ऐसे कंटिन्यू रखूंगा। लॉजिकली मान के चलो एक तरह का केस स्टडी वाला सिस्टम हम दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, बट ये फास्ट एफिशिएंट होगा जहां पे हम डेली केस स्टडीज, डेली न्यूज के अराउंड कवर कर पाएंगे। बट मैं तभी कंटिन्यू कर पाऊंगा जब आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यार इस चैनल के ऊपर ना जो न्यूज की ऑडियंस है ना वो स्टैग्नेंट हो गई है। कि बहुत टाइम से हम देख रहे हैं एक ही टाइप के 30,000 के आसपास व्यूज आ रहे हैं। कुछ कंट्रोवर्शियल न्यूज होती है तो 50,000 40,000 निकल जाते हैं, पर एक्टिव ऑडियंस की बात करके चले तो 30,000 की है। तो हम ये नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि नई एक्टिव ऑडियंस हम ला पाए, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि किसी ने अगर 4-5 दिन लगातार हमारी न्यूज देख ली तो फिर उसको रात को नींद नहीं आएगी, उसको रोज देखनी पड़ेगी, उसको आदत हो जाती है। अब अगर हम अडानी पोर्ट्स की बात करके चले तो वो 5,000 करोड़ रुपए रेज कर रहा है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू। अब सब पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पैसे रेज करने की कहानियां सुनाई दे रही है। पॉजिटिव बात करके चले तो स्विगी के लिए भी पॉजिटिव खबर है भाई, उनकी वैल्यूएशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन्वेस्को ने $8.3 बिलियन की वैल्यूएशन कर दी है। और अब समझने की कोशिश करो, एक क्रोनोलॉजी है इसके अंदर भी, मुझको लग रहा है कुछ बड़ी गेम भी हो सकती है। पहले इन्होंने इनकी वैल्यूएशन गाट दी थी मई 2023 के अंदर $5.5 बिलियन। उसके बाद जुलाई के अंदर उन्होंने कर दी $7.85 बिलियन। फिर अक्टूबर के अंदर उन्होंने कर दी $8 बिलियन, और अब इन्होंने कर दी $8.3 बिलियन। तो धीरे धीरे करके ये वैल्यूएशन बढ़ा रहे हैं। स्विगी की कहानियां सुन के चले तो स्विगी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहा है, बट उनका आईपीओ भी आ रहा है। समझने की कोशिश करो ना, कहीं उसी के लिए तो सब कुछ प्लॉट नहीं हो रहा। देखो पिछले इतने टाइम के अंदर इतनी वैल्यूएशन बढ़ाई है, तो कहीं आईपीओ के चक्कर में तो नहीं हो रहा कि भाई देखो प्रीवियस एक ईयर के अंदर $5.5 बिलियन से $8.3 बिलियन के अंदर पहुंच गए। अरे वाह, क्या ग्रोइंग कंपनी है, हमको भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कहीं ये नरेशन क्रिएट करने के लिए तो नहीं किया जा रहा। ये मेरा ओपिनियन है, पहले बता रहा हूँ। अब अगर हम अनअकैडमी की बात करके चले तो उनका जो फाइनेंशियल ईयर 23 का डेटा है वो निकल के आ गया है। उन्होंने 2.27 रुपीज खर्च करे ₹1 कमाने के लिए। अगेन ये नंबर बहुत बड़ा है अगर देखा जाए तो। अगर इनके फाइनेंशियल ईयर 23 के रेवेन्यू की बात करके चले तो 26% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है।
इनके जो खर्चे हैं वो घटते हुए दिखाई दिए हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है जो इनका एबिटा मार्जिन है वो -83% का है। इनका जो नेट लॉस है हाँ वो घटता हुआ दिखाई दिया है, बट भाई एबिटा मार्जिन बहुत ज्यादा नेगेटिव में है। मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल ईयर 24 का जो डेटा निकल के आएगा ना वो डेटा बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करके चले अनअकैडमी ने बहुत घिसा है अपने आप को। मतलब मुझे लगता है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ उन्होंने मेहनत करी है। अगर हम शुगर कॉस्मेटिक की बात करके चले तो उनकी सेल 89% बढ़ती हुई दिखाई दी है, 420 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है 420। अगर इनके लॉसेस की बात करके चले तो 76 करोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। एबिटा मार्जिन की बात करके चले तो एबिटा मार्जिन भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। पहले -30% का था, अब -14 के आसपास आ गया है। ठीक है, इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, पर ये नंबर अभी भी बहुत बड़ा है। अगर देखा जाए तो माइनस में बहुत बड़ा है, क्योंकि कंपनी ना 2015 से काम कर रही है। क्योंकि यहाँ पे एलटीवी वाली मैच शुरू हो गई होगी मेरे हिसाब से 2017-18 के आसपास से, क्योंकि तब ऑनलाइन बूम बहुत तेजी से हो रहा था। तो अगर आपके घर में कोई शुगर कॉस्मेटिक यूज करता है तो मुझे कमेंट में बताना कि क्या वो कॉन्स्टेंटली उसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, कि एक बार प्रोडक्ट लिया बहुत अच्छा लगा उसके बाद दोबारा से रिपीट हो रहा है, या फिर ऐसा नहीं हो रहा है। कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे लोगों का ओपिनियन जानना है शुगर कॉस्मेटिक्स एज अ प्रोडक्ट कैसा है। और वही लोग बताना भाई जो यूज करते हैं या जिनकी गर्लफ्रेंड या वाइफ यूज करती है। अगली खबर डीजीओ की है। तो डीजीओ ने पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस ले लिया है आरबीआई से। टाटा पे और ग्रोज को बैक करता है। अगर बात करके चले गूगल पे, रेजर पे, कैश फ्री के पास में ये लाइसेंस है, अब इनके पास में भी ये लाइसेंस आ गया है और ये बढ़िया चीज है। अगर हम जियो फाइनेंशियल्स की बात करके चले तो उन्होंने भी सेबी को अपनी एप्लीकेशन डाल रखी है म्यूचुअल फंड के लाइसेंस के लिए, और वो अभी अंडर प्रोसेस है। तो आप समझ रहे हैं ट्रेंड को। वहां पे हम देख रहे हैं टाटा ग्रुप कहीं ना कहीं पेमेंट एग्रीगेटर में आ रहा है, या हम देख रहे हैं रिलायंस का जो जियो फाइनेंशियल है वो भी कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड के अंदर आ रहा है। तो ये स्टार्टअप की मार्केट जो थी ना, जो स्टार्टअप्स में बनाई थी, अब जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इसके अंदर एंटर कर रहे हैं और अच्छा कंपटीशन करने वाले हैं। क्योंकि अगर मैं ट्रेंड की बात करके चलूं तो फिनटेक इंडस्ट्री के अंदर इंडिया के अंदर 63% डिक्लाइन दिखाई दिया फंडिंग के अंदर 2023 के अंदर, और आने वाले टाइम में हो सकता है ये नंबर और भी घटता हुआ दिखाई दे। फिनटेक ने जो बूम दिखाया था वो बूम अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी क्यों है? क्या जो नंबर्स प्रोजेक्ट करे गए थे कोविड के टाइम पे, देखो ग्रोथ रेट इतनी है, वो जस्टिफाई नहीं हो पा रही है। क्या ये रीजन है इसलिए फंडिंग नहीं मिल पा रही है? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ओवर वैल्यूड हो चुकी है, या फिर इन्वेस्टर्स समझ रहे हैं कि भाई अब रिलायंस जैसे बड़े प्लेयर्स भी इसके अंदर घुस रहे हैं, इट्स बेटर अभी रोक दिया जाए। साथ में एक और ट्रेंड देखा जा रहा है, जो स्टार्टअप्स है ना इंडिया की, वो रिलोकेट कर रही है इंडिया के अंदर। बेसिकली बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप्स है, कहीं सिंगापुर के अंदर ऑपरेट करती है, कहीं यूएस के अंदर करती है, कहीं पे करती है, कहीं पे करती है। पर अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं ट्रेंड आ रहा है जहां पर वो इंडिया के अंदर अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। अब इसके अंदर दो रीजन हो सकते हैं अगर देखा जाए तो। एक कि भाई वो अपना आईपीओ निकाल रहे हैं, क्योंकि आईपीओ निकालना है तो आपको इंडिया की कंपनी बनना पड़ेगा, शायद वो एक रीजन हो सकता है। दूसरा एक रीजन और हो सकता है कि कई कई बिजनेस के अंदर रेगुलेटरी इशू है, उसके चक्कर में ऐसा हो रहा हो। अब आपके दिमाग में एक थॉट आ रहा होगा कि भाई सिंगापुर में ही रजिस्टर क्यों करती है बहुत सारी कंपनियां, या बाहर ही क्यों करती है, इंडिया में क्यों नहीं करती? रेगुलेशन अगेन प्रॉब्लम है। मेरे किसी इन्वेस्टर से बात हुई थी, उन्होंने मेरे को बताया था कि इंडिया के अंदर अगर एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है फॉरेन इन्वेस्टर को तो बहुत मुश्किल है, और अगर यूएस वाला यूएस के अंदर इन्वेस्ट करता है तो बहुत रिलेटिवली आसान हो जाता है। इसी के चक्कर में वाई कॉम्बिनेटर जैसे लोग कहते हैं कि अगर तुमको हमसे फंडिंग चाहिए ना, तुम यूएस के अंदर रजिस्टर करो। बाकी अगर मोबाइल फोन की मार्केट की बात करके चले तो प्रीमियम कैटेगरी के अंदर इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग है, और ये अच्छी चीज है। 6% से कहा जा रहा है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है। अगर प्रीमियम सेगमेंट की बात करी जाए, ओवरऑल फोन इंडस्ट्री की 25% है प्रीमियम सेगमेंट, और 60% रेवेन्यू ये प्रीमियम सेगमेंट ही लेके आता है। और अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट की बात करके चले, जो कि कहा जाता है $1,000 से ऊपर का है, वो प्रीमियम का भी 1/3 है। तो अच्छी चीज है स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए इंडिया के अंदर। बट अगर हम वीवो की बात करके चले तो वीवो इंडिया के एग्जीक्यूटिव्स को कहा गया है दिल्ली हाई कोर्ट के थ्रू कि भाई इंडिया छोड़ के नहीं जाना है। वीवो के ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा हवाला का पैसा इधर उधर किया है और बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग किया है, टैक्स की घोटाले किए। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, अभी ये कोर्ट के अंदर है मामला, जब होगा तब बात करेंगे इसके बारे में। बाकी अगर पीयूष गोयल जी की बात करके चले तो उन्होंने बोला है $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी जल्दी हो जाएगी 2024 इलेक्शन से पहले। मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शायद 3-4 महीने के अंदर अंदर हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी दे सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है देखा जाए तो। साथ में जो हमारे ऑयल मिनिस्टर है उन्होंने बोला है जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है उससे फॉरेन एक्सचेंज के 24,300 करोड़ रुपए बचे हैं 2022-23 के अंदर। बहुत बड़ी चीज थी भाई।
अभी तो मुझे लगता है इथेनॉल ब्लेंडिंग तो उतना इन भी नहीं हुआ तो भी इतना ज्यादा बच गया। मुझे लगता है प्लग इन हाइब्रिड भी गवर्नमेंट को निकाल देनी चाहिए थे। मुझे ऐसा लगता है कि हाइब्रिड के बाद में प्लग इन हाइब्रिड आनी चाहिए थे, फिर इलेक्ट्रिक आती तो अच्छा स्विच होता। बहुत सारे लोग प्लग इन हाइब्रिड ले लेते, शायद हमको इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ इतना ज्यादा ना सोचना पड़ता। ये ऐसा मेरा ओपिनियन है। अभी प्लग इन हाइब्रिड का मतलब क्या था, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था। नॉर्मल आपकी पेट्रोल गाड़ी जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी भी बन जाएगी, बेसिकली आप उसको चार्जिंग पे लगा सकते हो। तो 50-60 की आसपास की रेंज होगी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, बाकी आप पेट्रोल डीजल चला लो और वो रिचार्ज भी होता रहेगा। अगली खबर, इंडिया की कम्युनिकेशन सैटेलाइट एलॉन मस्क की स्पेसएक्स लॉन्च कर रही है और ये एक बड़ी बात है। इंडिया की एक सैटेलाइट है GSAT-20, मेरे हिसाब से ये होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और 20th नंबर होगा शायद मेरे हिसाब से, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ। उसको लॉन्च करना था, उसका पेलोड कैपेसिटी बहुत ज्यादा था और सैटेलाइट से 48 गीगाबिट्स पर सेकंड की हमको स्पीड मिलेगी। तो इसरो के पास में इतना बजट नहीं था इतना पेलोड को ऊपर भेजने का, तो उन्होंने स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट यूज किया है इसको भेजने के लिए। तो अच्छी चीज है, देखा जाए हम सैटेलाइट भेज रहे हैं पर कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी भी दिखाई दे रही है कि हमको फॉरेन कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। क्या ये हाई टाइम आ गया है इसरो के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का, इसरो को वेल फंडेड बनाने का? मुझे लगता है अगर हम स्पेसएक्स की बात करके चले तो वो फर्स्ट इंटरनेट स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आप फोन पे बात कर पाओगे, डायरेक्ट कॉल कर पाओगे, फोन वाला सिस्टम ले आएगी। अभी यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के अंडर अप्रूवल है, 180 दिन का टेस्ट पीरियड चलेगा, उसके बाद में पार्टनरशिप करके इसको फुल फ्लेजेड निकाल देंगे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान जैसी कंट्रीज के अंदर, मतलब मान के चलो 4G कॉल, इंटरनेट सब कुछ चलेगा और डायरेक्टली सैटेलाइट से चलेगा। बहुत बढ़िया चीज है, मतलब नेक्स्ट लेवल चीज हो सकती है। अगर इनकी वेबसाइट की बात मान के चले तो उनका कहना है कि इसी साल टेक्स्ट SMS का फीचर आ जाएगा, 2025 तक वॉइस और डेटा का भी ऑप्शन आ जाएगा और 2025 तक IoT का भी आ जाएगा। मतलब एलेक्सा आपके घर के सारे इंटरनेट वाली चीजें सीधा सैटेलाइट से चल रही होगी, घर के अंदर वाईफाई हो ना हो कोई टेंशन ही नहीं है। ये सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, पर यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है कि गवर्नमेंट इसको भी रेगुलेशन के अंदर डाल पाएगी या इसके ऊपर भी कुछ लूपहोल्स बन पाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए दंगे वंगे होते हैं या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है। तो अगर मेरा सैटेलाइट वाला सीन होगा तो मैं चला पाऊंगा, क्योंकि हम सुनते हैं ना कई जगहों पे बैन हो गया तो सैटेलाइट फोन्स वहां पे काम करते हैं। तो क्या हमारे भी ऐसा चीजें काम करेगी या नहीं करेगी? जिसको पता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना यार, मेरे तो ऐसी रैंडम क्वेश्चन है। क्योंकि अगर हम 2023 की बात करके चले तो इंडिया ने $584 मिलियन लूज किए इंटरनेट शटडाउन से, जिसमें से अगर हम बात करके चले $318 मिलियन मणिपुर की वजह से हुआ है। जो मणिपुर में इंटरनेट ब्लैकआउट चल रहा है, वहां पे जो वॉर चल रही थी उसके चक्कर में। तो यहीं पे वही सवाल निकल के आ रहा है, अगर सैटेलाइट इंटरनेट आ जाएगा तो क्या चलेगा वहां पे इंटरनेट, लोग यूज कर पाएंगे? या जैसे VPN से जुगाड़ बन जाते हैं वैसे कुछ जुगाड़ बना के काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अगली खबर मोजिला फायरफॉक्स की है, तो उन्होंने ChatGPT-4 का राइवल निकाल दिया है मोजिला AI। और मजे की बात ये ओपन सोर्स है। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं यार बहुत सारी कंपनियां AI मॉडल निकाली जा रही है। मुझे लग रहा है गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आने वाले 2 से 3 साल के अंदर। मतलब मैं पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लूंगा इस चीज़ के अंदर। बाकी अगर हम मार्केट की बात करके चले तो मार्केट का आप हाल देख सकते हैं, मार्केट किस तरीके की रही, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। बाकी ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस न्यूज़ ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड डे, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।